सभी को नमस्कार। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने नए चैप्टर की जिसका नाम है प्रोनाउन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर प्रोनाउन आप पढ़ा रहे हो तो इससे पहले नाउन नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो कुछ बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर पहले नाउन पढ़ें उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना चाहिए ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। उसको पता है कि वो इस तरीके से पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से बैठेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता और ना ही कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ग्रामर में रूल बनाया गया कि पहले नाउन ही पढ़ना है तो उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो हम पहले प्रोनाउन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग नाउन्स पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पहले प्रोनाउन के सीखने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, नाउन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं ना। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। ये जिस भी वर्ड के पहले आर्टिकल आता है वो नाउन होता है, या फिर किसी भी वर्ड के साथ अगर SEIS लगा रहे हैं या प्लूरल बन जा रहा है तो वो नाउन है। और सफिक्स भी मैंने नाउन के बताए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के बारे में हमने जाना ही नहीं है। आप जानते तो हैं ऑलरेडी, और इतना ही जानना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोनाउन सीखने के लिए। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर्स हैं, आपस में एक दूसरे को इसे रिलेट ना करें। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें तो आपको सिमिलर दिखेंगी बट कंप्लीटली रिलेट ना करें कि भाई ये पढ़ना है तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों से ये सुना है, यही बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बच्चों के ही कॉमेंट्स हैं। तो ये मैं आपका जो इल्यूजन है वो दूर करना चाह रहा था। ठीक है जी, चलिए, काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है प्रोनाउन। शुरुआत करते हैं इसके बेस से। तो पहले हम लोग बेस सीखेंगे। बेस सीखने से पहले आपके सामने कुछ 3 सेंटेंस हैं, आप इनके ऊपर एक बार नज़र डालिए और वीडियो को पॉज करके बताइए इनके अंदर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो हम बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है नाउन की जगह पर। ये हमने पढ़ा हुआ है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन। याद होगा आपको। जैसे आपके सामने 3 सेंटेंस है। पूजा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, पूजा लिव्स विद अ ब्रदर, पूजा लव्स करण। तो तीनों सेंटेंसेस में मैं पूछूं तो किसके बारे में बात हो रही है? पूजा के बारे में। और जब आप एक इंसान के बारे में इतनी बार बात करते हैं तो सामने वाला भी पगला जाता है, भाई क्या हो गया, इतनी बार मेरा नाम क्यों लिए जा रहा है, भाई क्यों जप रहा है मेरा नाम इतना। तो ये सेंटेंसेस में बार बार एक नाम लेने से सेंटेंसेस की ब्यूटी चली जाती है, सेंटेंस में ऑकवर्डनेस आ जाती है, भद्दापन आ जाता है। तो ये जो पूजा है किसी का नाम है और ये क्या है? नाउन है। तो मैं बार बार पूजा बोलने से बढ़िया क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक बार पूजा बोल दिया उसके बाद मैं उसे शी बोलूं और उसे मैं शी करके रेफर करूं, बार बार पूजा 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 ना करूं। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। हालांकि शी भी रिपीट हो रहा है बट ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो शी क्या है? शी बेसिकली एक प्रोनाउन होता है, आई वी यू ही शी इट दे, जो कि मैंने किसकी जगह पे यूज किया? पूजा की जगह पे। पूजा क्या था? किसी का नाम था। तो नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं ताकि नाउन की रिपीटिशन अवॉइड की जा सके और सेंटेंस में ब्यूटी वापस आ जाए। ठीक है जी। तो एक बार नाउन लिख दिया तो उसके बाद उसी को रेफर करने के लिए उसका प्रोनाउन आप बार बार यूज करेंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज है प्रोनाउन की, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रोनाउन इतना नहीं है। प्रोनाउन के काफी सारे काइंड्स हैं जिससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो मैं पहले आपको काइंड्स के नाम बताता हूं कौन कौन से काइंड्स हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल प्रोनाउन है, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है, इंडेफिनेट है, रिलेटिव है, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। हम सबके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 पर्सनल प्रोनाउन से। डेफिनेशन के चक्कर में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम एप्लीकेशन के चक्कर में पढ़ेंगे। ठीक है, चक्कर में तो पढ़ना ही है आपने। चलो जी, पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो पर्सन से बना है। ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है आपका थर्ड पर्सन। यस और नो? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, जिसे हिंदी में कहते हैं वक्ता, जो कि बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन कुछ बच्चे कह देते हैं लिसनर, बट ये लिसनर नहीं होता। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जिससे हम बात करते हैं, टू हुम वी स्पीक। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ऑफ होम वी स्पीक। क्योंकि अगर आपने सेकंड पर्सन को लिसनर कह दिया गलती से, तो आप मुझे एक बात बताइए, थर्ड पर्सन भी तो लिसनर हो सकता है। वो कैसे? मैं स्पीकर हूं, मैं बात कर रहा हूं,
मैं इससे बात कर रहा हूं सामने वाले से, तो ये लिसनर है। और तीसरा जो इंसान खड़ा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं और वो भी साथ में खड़ा है, तो वो भी तो लिसनर हो सकता है। तो लिसनर जो वर्ड होता है वो गलत होता है, बहुत बच्चे उसे यूज करते हैं। लिसनर वर्ड आप यूज ना करें। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। अगर स्पेसिफिकली देखें तो कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं स्पीकर में, आई और वी। सेकंड पर्सन में आते हैं यू जिससे हम बात करते हैं, और थर्ड पर्सन में 4 आते हैं ही, शी, इट, दे। अब सवाल ये है क्या फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी आता है या इसके अलावा भी कोई प्रोनाउन आते हैं, या सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है या इसके अलावा। सिमिलरली थर्ड पर्सन में भी सिर्फ ये आते हैं या इनके अलावा भी आते हैं, तो जवाब है इनके अलावा भी और भी प्रोनाउन आते हैं। आप बोलोगे और कौन से, आई से जुड़े जितने भी प्रोनाउन होते हैं, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, है ना। वी से जुड़े जितने भी होते हैं, आर, आर्स, आवरसेल्व्स, यू, योर, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, है ना। ऐसे जितने भी जुड़े हुए होते हैं इनका जो ग्रुप होता है, ये पूरा का पूरा इनका ग्रुप भी इसी कैटेगरी में आता है, इसी कैटेगरी में, इसी कैटेगरी में। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, टेबल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा ही सफ़ेद हो गया क्या, कोई बात नहीं। मैं जानबूझ के जो स्लाइड्स हैं वो डार्क में ही रखता हूँ, पीछे उसका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वाइट थोड़ा सा ज़्यादा ही आंखों में पड़ रहा है ना। खैर कोई बात नहीं। तो ये दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है, ये लो दो साइड हो जाता हूँ। टेबल देखो आप पहले पूरी, इस टेबल को पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस टेबल को हम लोग समझेंगे, और ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ कर चलो कि जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होगा ना तब तक ये टेबल यूज होती ही रहेगी। और प्रोनाउन चैप्टर समझना तो ये टेबल तो समझनी ही पड़ेगी। तो मतलब घोट के पी जाओ इसे, घोल के एकदम पानी में और गटक जाओ बिल्कुल, ठीक है। ये याद होनी चाहिए टिप्स, फिर मैं समझा देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन्स हैं भाई, कितने पर्सन्स हैं, 3 पर्सन्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, और तीसरा है थर्ड, ठीक है। 3 पर्सन है। एक बात ध्यान रखिएगा, हर पर्सन का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होता ही होता है। हर पर्सन का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होता ही होता है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो। हर पर्सन का सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर की बात करें तो आपको पता होता है आई। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल की बात करें तो होता है वी। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आता था यू, बट मैंने कहा हर पर्सन का सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता ही होता है। तो यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, बट यू के साथ खास बात यह है, भले ही वो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यू सिंगुलर प्लूरल कब होता है, जैसे मैंने कहा आई एम टॉकिंग टू यू, एक इंसान से बात कर रहा हूं, सिंगुलर है। फिर मैंने कहा आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, अब यू के पहले ऑल लगा दिया, यहां पे यू प्लूरल है, शब्द यू ही यूज हुआ है, बट उसके पहले ऑल लगा देने से वो प्लूरल बन गया। बट वर्ब हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है, कभी सिंगुलर नहीं लेता, ध्यान रखना। फिर थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है ही, शी और इट, और प्लूरल केस होता है दे। अब ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जो होते हैं इनको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन से केस, सब्जेक्टिव। ऐसे ही इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, जैसे आई का होता है मी, वी का अस। पूरी लैंग्वेज में 2 ही प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक तो यू का, ये तो सेम ही रहेगा, एक इट का, इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, और दे का बनता है देम। अब यहां पे एक बहुत खास बात है, यहां पे एक टर्म है पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। ये प्रोनाउन में होता ही नहीं है, मतलब ये प्रोनाउन है ही नहीं, प्रोनाउन के चैप्टर में इसको हम पढ़ते ही नहीं है, इसे हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखो ना, वो है पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसे टेबल में इसलिए रखा गया है, ये एडजेक्टिव का पार्ट, एडजेक्टिव में पढ़ना था हमें, पढ़ेंगे भी आगे चल के, है ये एडजेक्टिव का पार्ट, बट इसे टेबल में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता दिखता है, अगर आप देखेंगे तो भले ही ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट फिर भी मैंने इसे प्रोनाउन की टेबल में घुसा दिया है ताकि इनके साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, टेबल के साथ साथ ही। इसको एडजेक्टिव चैप्टर में भी और अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोनाउन में इसका जितना यूज होगा वो भी पढ़ेंगे और एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। तो कुछ बच्चे जनरली पूछते थे, सर ये प्रोनाउन होते हैं कि एडजेक्टिव होते हैं? भाई ये एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन नहीं होते हैं, ठीक है, ये वाले, सिर्फ ये वाले। तो आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। फिर अगली कैटेगरी होती है पोजेशन वाली, पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, है ना।
उसकी दो कैटेगरी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ठीक है, वी का होता है आर, इसका होता है आर्स। यू का योर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स। इट का इकलौता पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वो ये है। ठीक है, और दे का देयर्स। मतलब ये भी ध्यान रखना, आई, माई, वी, आर, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर। सिमिलरली माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, ही, हिज, हर, हर्स, इट्स इकलौता नहीं होता, देयर, देयर्स। अब आपको क्या करना है, आपको पेयर में याद करनी है टेबल को, मतलब इनको एक साथ याद करना है, इनको एक साथ याद करना है। ठीक है, अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन एक तो ये होते हैं, ये होते हैं और ये होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। बट यहां पे इसलिए रखा है क्योंकि इनके जैसे ही मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आपको बस टिप्स पे ध्यान होना चाहिए। कोई पूछे फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आप बोलना आर। कोई पूछे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आपने कहना है मी। कोई पूछे थर्ड पर्सन में प्लूरल में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आपने कहना है दे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पेयर में याद करना है, पेयर में जल्दी याद हो जाएगा। याद इसलिए करना है क्योंकि वन बाय वन इनके हम लोग यूज देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, ये कहाँ आते हैं और वो कहाँ आते हैं। तो इनको हम लोग अच्छे से सीखेंगे दोस्त। ठीक है जी, रेडी? चलिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार सेंटेंस में लिखा होगा आई और आना होगा वहां पे मी। तो जब तक आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि आई आना है कि मी आना है। सिमिलरली बहुत बार लिखा होगा आर, आना होगा आर्स। तो आप बताओगे कैसे कि क्या आना चाहिए जब तक डिफरेंस नहीं पता होगा। तो वन बाय वन सबको हम लोग पढ़ते हैं। टेबल आई होप आपको याद हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले बात करते हैं यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। बड़ा बेसिक सा पॉइंट है ये। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको वर्ब लिखी दिखाई देती है तो वर्ब से पहले आप लोग जानते हैं कौन से केस आते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो अगर वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन है तो वो भी कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। जैसे यहां पे लिखा हुआ है मी एम अ टीचर, हर लव्स मी, हिम एंड मी आर गोइंग देयर। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये मेन वर्ब है, इधर भी ये मेन वर्ब है, इधर आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपकी मेन वर्ब है, मिला के एक ही वर्ब बनती है। वर्ब आया तो सब्जेक्ट आया होगा, मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो आई सब्जेक्ट होना चाहिए, आई एम अ टीचर होता है। बेसिक सी बात है, ये सब जानते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है ये। लव्स वर्ब है, उसको सब्जेक्ट चाहिए होगा, हर तो ऑब्जेक्ट होता है तो शी लव्स मी होता है, कॉमन सेंस है। अब चाहे वर्ब के पहले एक प्रोनाउन हो चाहे वर्ब के पहले दो हो, अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इधर होना चाहिए ही, और एंड लगा के क्या बनेगा, ही एंड आई आर गोइंग देयर। ये बहुत बेसिक सी बात होगी। सबसे पहला यूज वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आते हैं। दूसरा यूज और सब्जेक्टिव केस कहाँ आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं तो इसे ढंग से समझेंगे। जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही हो, बी की फॉर्म पता है ना, बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही हो तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं। अब सवाल है ऐसा क्यों, उसके बारे में बात करते हैं, तो अलग से आपको समझना पड़ेगा इसे। ये तीन दोस्त हैं हमारे पास, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। ये तीनों क्या करते हैं, घूमने जाते हैं भाई, सब बढ़िया भ्रमण पे निकलते हैं, सैर पे निकलते हैं। आराम से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। बट अंधेरा इतना होता है, घनघोर अंधेरा होता है और ये जंगल के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, और अंधेरे होने के कारण इनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और ये बिछड़ जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये जो ए है ये अलग हो जाता है, ये बी भी ए के साथ साथ अगले रास्ते पे निकल जाता है, बट ये जो सी है ये अलग रास्ते पे निकल जाता है। और जैसे ही आगे चल रहा होता है तो यहाँ पे एक पेड़ होता है। अब ये यहाँ पे इधर गए तो हैं ये ए और बी, बट पता नहीं कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, बट अलग हो गए हैं थोड़ा सा, और ये सी अलग हो गया था। ठीक है, अब सी यहाँ पेड़ के पास पहुंच रहा होता है, यहाँ पे उसे ना ये पत्ते हिलने की आवाज आ रही होती है, वो डर जाता है, अंधेरा होता है। तो वो डर के कारण सवाल पूछता है, सबसे पहला सवाल पूछता है, हु इज इट, हु इज इट, कौन है। डर जाता है ना क्योंकि।
तो इतने में ही जो बी होता है वो भी यहीं होता है आसपास, और वो निकल के आता है, ऐसे निकल, अरे भाई मैं हूं तेरा दोस्त, इट्स मी। क्या बोलता है? इट्स मी। यहां मैं लिख दूं इट्स मी, ये जवाब देता है भाई। चलो जी, फिर ये जो सी होता है ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अरे ये तो मेरा दोस्त ही है, बी है, इसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर सी बी से पूछता है वेर इज ए, ए कहाँ है? तो ए भी आस पास ही होता है यहीं पे, तो बी सी को जवाब देता है अरे वो रहा वहां पे, इट्स हिम ओवर देयर। वो रहा, अरे वो रहा, इट्स हिम ओवर देयर। उसने पूछा वेर इज ए, तो इसने जवाब दिया इट्स हिम ओवर देयर, इट्स हिम ओवर देयर। यहां तक कहानी सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? पहला सवाल था हु इज इट, कौन है, जवाब दिया इट्स मी। दूसरा सवाल था वेर इज ए, तो उसने जवाब दिया इट्स हिम ओवर देयर। अब यहां पे आपको एक बात समझनी है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां पे जो इट्स लिखा हुआ है, कोई मुझे बताएगा इस इट्स का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे समझाएंगे इस इट्स का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? एक्चुअल में यहां जो इट्स लिखा हुआ है इसके दो तीन मीनिंग होते हैं। ये जो इट्स होता है आपका, इसके दो तीन मीनिंग होते हैं। अच्छा, एक इट्स अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला इट्स अलग है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, अभी आपने टेबल में देखा होगा। इसकी बात आगे चल के हम लोग करेंगे जब टेबल अभी जानेंगे आगे। बट ये इट्स अलग है जिसमें इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस है। तो इसके बेसिकली तीन मीनिंग होते हैं, या तो इसका मतलब होता है इट इज, या इसका मीनिंग होता है इट वॉज, या इसका मीनिंग होता है इट हैज। क्योंकि स्ट्रक्चर हम बी की फॉर्म वाला देख रहे हैं, तो बी की फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग है। तो फिलहाल के लिए मान लो इस वाले इट्स का मतलब जो होता है या तो इट इज है या इट वॉज है। अभी के लिए मान लो हैज नहीं होता है, आगे चल के जानेंगे हैज कब होता है, ठीक है? अभी के लिए इट्स का मतलब इट इज या इट वॉज। तो ये इट्स तो अलग है, ये तो टेबल वाला है, इसको तो बाद में देखेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला इट्स क्या है, इट इज है कि इट वॉज है, तो आप क्या जवाब देंगे? इट इज है कि इट वॉज है, आप क्या जवाब देंगे? जल्दी बताएंगे। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए बताना चाहता हूं, ये वाला जो इट्स है ये इट इज है, क्योंकि सवाल जो पूछा गया है वो इज के फॉर्म में पूछा गया है, हु इज इट। तो जवाब भी होगा इट इज मी। क्या मैं यहां लिख दूं? ज्यादा ही रंगीन हो गया क्या? कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। इट इज मी। सिमिलरली ये भी जो इट्स है ये इट इज हिम है, लिख दो यहाँ पे इट इज हिम है ओवर देयर। क्लियर है? इट्स मी, इट इज मी, इट्स हिम, इट इज हिम। अब अगर आप पीछे आ जाते हैं तो पीछे आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा था बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन नहीं आते हैं। अभी आप इनको छोड़ दो, अभी आप इस पे आओ। क्या यहाँ पे बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है? क्योंकि इज इकलौती आई हुई है, बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आते हैं। तो हम इट्स मी नहीं बोलते या इट इज मी नहीं बोलते, इट इज आई बोलते हैं। सिमिलरली बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं बेटा सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो इट्स हिम नहीं बोलते, इट्स ही बोलते हैं। अब पूरी जिंदगी आप इसे गलत बोलते आए हैं और मैं भी गलत बोलता था, मैं कोई अलग नहीं था आपसे। जैसे आपने इंग्लिश सीखी है वैसे मैंने सीखी है, और बोलचाल की भाषा में मी ही बोलना बेटर है, इट्स मी, इट्स हिम, इट्स देम। बट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और कंपैटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप मी या हिम को सही करेंगे तो, क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश में इट्स आई ही होता है और इट्स ही होता है, जो कि लोगों ने सुना नहीं होता। उनके आगे आप ही और आई बोलेंगे तो उनको लगेगा आप ही गलत बोल रहे हैं जबकि आप सही बोल रहे हैं। तो बोलचाल की भाषा में जो प्रचलित है, जो यूज होता है आप उसे ही यूज करें, बट एग्जामिनेशन में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है फॉर्मल इंग्लिश की आप उसको वैसा ही डील करें। तो इट्स आई और इट्स ही। अच्छा, अगर सवाल हु वॉज इट होता तो ये इट्स फिर इट वॉज हो जाता, यहाँ पे भी वॉज हो जाता, बट उससे क्या फर्क पड़ता? बी की फॉर्म मेन वर्ब तो तब भी होती, आगे तो सब्जेक्टिव कैसे ही आना था। तो ये मुद्दे की बात आपको समझ में आई। अब आप इसको देखेंगे सेंटेंसेस को। इट वॉज हिम हु हैड ब्रोट यू टू दी हॉस्पिटल। वो था जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। क्या बी की फॉर्म आई हुई है? नीला रंग अच्छा लग रहा है, यूज कर लूं? क्या बी की फॉर्म आई हुई है? मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि इकलौता आया हुआ। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो इट वाज ही होता है।
इट वॉज देम हु वर ट्राइंग टू बंक द क्लास, वही लड़के थे जो ट्राई कर रहे थे क्लास को बंक करने का। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, इकलौती आई हुई है, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो देम ऑब्जेक्ट होता है, दे सब्जेक्ट होता है। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक बताऊं आपको, लॉजिक क्या है? चलिए लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ध्यान है बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं। भूल गए? नोट्स उठाओ और याद करो और देखो। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस हम लोग लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। ये इसके पीछे लॉजिक है। अच्छा, एक चीज और कुछ बच्चे सोच रहे हैं, सर यहाँ इट लिखा हुआ है और आगे दे है, तो बीच में वर नहीं आना चाहिए, वोज कैसे आया हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा, इट जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा। बट देयर के साथ ऐसा नहीं होता। इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, आगे चल के बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसकी, बट अभी आ गई ये बात तो सीख लो। देयर के साथ जो वर्ब आती है वो उसके बाद वाले शब्द पर डिपेंड होती है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय था तो इज लगाया, बट देयर आर टू बॉयज है तो आर लगाया। तो देयर के साथ जो वर्ब आती है उसके बाद वाले वर्ड पर डिपेंड होती है, बट इट के साथ कुछ भी हो, कुछ आगे कुछ भी लिखा हो, इट अपने साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए दे के चक्कर में नहीं पड़ना, उसकी वर्ब भी आगे है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। अभी ये भी क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके आगे वर्ब है, आगे चल के प्रोनाउन का थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसको आगे चल के देखेंगे। अभी इतना पार्ट समझ में आया आपको कि बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे उसके बाद सब्जेक्टिव केस हम लोग यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस के यूज क्लियर। अब बात करते हैं यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। एक बात आपको एकदम क्लियर होगी, अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट कहां होते होंगे? वर्ब के बाद। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बेसिक पॉइंट है। तो अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। टेक, टुक, टेकन आपकी वर्ब है। ही टुक शी टू डिज्नीलैंड गलत है, ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ही टुक हर टू डिज्नीलैंड। चाहे वर्ब के बाद एक प्रोनाउन हो चाहे दो हो, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। उसने स्कोल्ड किया, डांटा, किसको? तुमको और मुझको। अब यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो मान लिया जी ये ऑब्जेक्ट है, मानना ही पड़ेगा, बट ये तो सब्जेक्टिव है तो आपको मी लगाना पड़ेगा। शी स्कोल्डेड यू एंड मी। सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात आप और जानते हैं कि दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्ब के और एक प्रेपो के। तो प्रेपो के बाद भी अगर कोई प्रोनाउन है तो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड आई, तो बिटवीन प्रेपोजिशन है, तो प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम, इसका मी। एवरीवन अटेंडेड द वेडिंग एक्सेप्ट फॉर आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो शी नहीं आएगा, हर आएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से समझ में। अभी मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, नो डाउट पूछूंगा। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप मैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपको बता चुका हूं, नहीं बताया तो आगे चल के बता दूंगा, बट मुझे याद है मैंने बता दिया था फंडामेंटल्स में। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती ही लेती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी अगर कोई प्रोनाउन होगा तो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो लेट आई गो नहीं होता है, लेट मी गो होता है। ऐसे ही लेट के बाद चाहे एक प्रोनाउन हो चाहे दो हो, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ही का हिम बनेगा, आई का मी बनेगा। लेट हिम एंड मी टॉक। समझ में आया? अच्छा, ये लेट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। इसका जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है। यू लेट मी गो, है ना, याद करो। इंपैरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यू, जो है वो हिडन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपके लिए ये शब्द नया है, बहुत सारे बच्चों के लिए ये शब्द नया होता है, आगे चल के इसे वर्ब चैप्टर में हमने पढ़ना है, बट यहाँ पे इसकी बात होगी और मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आगे चल के जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जेरेंड होता है ना, जो जेरेंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, सब्जेक्टिव केस नहीं आते, बट वो सारी बात बहुत आगे की है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेरेंड क्या होता है, ठीक है। तो पहले जेरेंड को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जेरेंड टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ,
जेरेंड बीच में हल्का सा पार्ट आ गया है तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक इंट्रो दे रहा हूं जेरेंड का। डिटेल में तो आगे चल के ही पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा। आपने एक वर्ब का नाम सुना होगा, वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, सब जानते होंगे। और जब भी आपने इसे देखा होगा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को आप वर्ब ही बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप लोग बोलते हैं, और ये वर्ब का ही काम करती है हर जगह। जैसे आई एम टीचिंग, यू आर राइटिंग, दे आर प्लेइंग, यहाँ पे ये हर जगह वर्ब का ही काम कर रही है। मैं एक आधा एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे टीचिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है ना, और ये मिला के एक ही वर्ब बन रहा है और ये उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो टीचिंग वर्ब है। बट बहुत बार क्या होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है ना, वो सेंटेंस में वर्ब का काम ना कर कर वो नाउन का काम करती है। वो किसका काम करती है, नाउन का। उस केस में उस वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म को हम लोग जेरेंड कहते हैं, ये एडवांस वर्ब कहलाई जाती है, ठीक है। जैसे टीचिंग का एग्जांपल लूं, मैंने कहा टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। अब आप मुझे बताइए क्या इज टीचिंग लिखा हुआ है, इज टीचिंग होता तो इज हेल्पिंग वर्ब होता, टीचिंग मेन वर्ब होता, बट टीचिंग इज लिखा हुआ है, तो यहां पे जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। अब मेन वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, तो ऑफ कोर्स यही बचा सब्जेक्ट। बट आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या तो प्रोनाउन करता है। तो बच्चे सोचते हैं ये तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, वर्ब कैसे सब्जेक्ट बन सकती है। तो मैंने बोला ना, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाउन की जगह पे है, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, प्रोनाउन तो ये है नहीं। तो V1 आईएनजी नाउन की जगह पे है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो टीचिंग लिखा हुआ है ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, जिसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट बन के आया हुआ है। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पे ये वर्ब का, यहाँ पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो प्रोनाउन ये है नहीं तो बचा क्या, नाउन। और हम लोग जानते हैं कि V1 आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का भी काम करती है, जिसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, तो यहाँ ये जेरेंड है। ऐसे ही स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट और जेरेंड है। बट मैं बोलूं ही इज स्मोकिंग, यहां स्मोकिंग वर्ब है, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है, स्मोकिंग मेन वर्ब है। बट मैंने बोला स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इज मेन वर्ब है, स्मोकिंग उसका सब्जेक्ट है, जो कि V1 आईएनजी है। यहां पे ये वर्ब नहीं नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, और ये जेरेंड है। समझ में आ गई। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक पॉइंट है कि कभी भी आपको जेरेंड लिखा दिखाई देना और जेरेंड के बाद कभी केस कुछ आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव नहीं। या तो देखो ये यूं बोल देता कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तब तो आपको क्लियर था कि भाई ये आपकी मेन वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है, जो कि जेरेंड है। बट कभी कभी क्या करता है, जेरेंड के बाद एक एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर देता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। बच्चे सोच लेते हैं कि ये वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये है, जबकि वर्ब का सब्जेक्ट स्मोकिंग ही है। बट जानबूझ के एक एक्स्ट्रा शब्द ऐड करता है, वो एक्स्ट्रा शब्द जो होता है वो जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे स्मोकिंग व्हाट, स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक बोल रहा है स्मोक करना इंजूरियस है, इंजूरियस मतलब हानिकारक, तो पूछ रहा क्या स्मोक करना, तो भाई सिगरेट्स को स्मोक करना, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें, हुक्के को स्मोक किया जा सकता है, पाइप को स्मोक किया जा सकता है ना, बहुत सारी चीजें स्मोक की जा सकती है। तो स्मोकिंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है ना, स्मोकिंग व्हाट, स्मोकिंग सिगरेट्स, तो ये जेरेंड है बेटा। V1 आईएनजी नाउन की जगह पे है, और ये जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है, जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट। तो एक तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि हमने आगे पहले पढ़ा था फंडामेंटल में, एक प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक नई बात सीखी, जेरेंड के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो बोलता रीडिंग इज अ गुड हॉबी, तो बहुत अच्छा था, रीडिंग आपका सब्जेक्ट था जो कि जेरेंड था, और इज उसकी वर्ब थी। बट रीडिंग व्हाट, रीडिंग बुक्स इज अ गुड हॉबी, तो देखो ये प्लूरल नहीं बना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट ये है। रीडिंग व्हाट, रीडिंग बुक्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट है। तो अब ये बात क्यों समझाई, वो इसलिए समझाई क्योंकि जेरेंड के बाद अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर आप किसी को जेरेंड का ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट की भी तो यही खास बात है ना। तो ये तो नाउन थे,
तो नाउन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, असली दिक्कत होती है प्रोनाउन में। टॉकिंग वॉजंट फन एट ऑल, उससे बात करना फन नहीं था, तो वॉजंट सब्जेक्ट है वॉज, और ये टॉकिंग उसकी सब्जेक्ट है वर्ब की, और ये जेरेंड है। टॉकिंग टू होम, किससे? टॉकिंग हर, जेरेंड के बाद जेरेंड के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वो ना लिख के दे तो अलग बात है, टॉकिंग वॉज नॉट फन एट ऑल, तो आपको पता ही है सीधा सब्जेक्ट और वर्ब। बट जेरेंड के बाद अगर आएगा ऑब्जेक्ट तो वो प्रोनाउन अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। विजिटिंग दे नहीं, विजिटिंग देम आना चाहिए। ये जेरेंड है, सब्जेक्ट है, और ये जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये गलत, ये आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया। विजिटिंग देम इज डिलाइटफुल, बड़ा मजा आया उनसे मिलके। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव केस की अगली टाइप है ये। अगली टाइप की मैं पहले आपको टाइप नहीं समझा रहा हूं, पहले कुछ सेंटेंस दिखा रहा हूं, आप एक बार इन पे नजर डालिए जल्दी से, एक बार देखो इनको सबको। सारे सेंटेंसेस में बेटा बट लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। इस बट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। और इस बट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। और इस बट के बाद क्या आएगा? दिमाग लगा लिया आपने? चलो अब आपको समझना है थोड़ी बारीकी से कि जो बट होता है अंग्रेजी भाषा में ड्यूल फंक्शन करता है। एक ये काम करता है कंजंक्शन का, एक ये काम करता है प्रेपोजिशन का। जब ये कंजंक्शन का काम करता है तो इसका हिंदी में शाब्दिक मीनिंग होता है लेकिन, किंतु और परंतु। लेकिन, किंतु और परंतु। लेकिन जब बट प्रेपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है के सिवाय या के अलावा। के सिवाय या के अलावा, ठीक है जी। तो जो बट है वो दो काम करता है। एक सेकंड, बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु एक ही बात है। और जब बट प्रेपोजिशन होता है तो के सिवाय या के अलावा, इंग्लिश में जिसे हम लोग एक्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा सेंटेंस में? तो पहले तो आप मीनिंग से आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि मीनिंग से आपको करना नहीं है, मैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप पहले मीनिंग से आइडेंटिफाई करें। वो टैलेंटेड है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, कि सिवाय उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यहां पे जो बट है वो कंजंक्शन है। हर कोई खुश था उनके लिए, लेकिन वो या सिवाय उसके। यहां पे लेकिन का सेंस नहीं है। लेकिन तो दो ऑपोजिट बातों को जोड़ता है। यहां ये बोल रहा है हर कोई खुश था सिवाय उसके, या उसके सिवाय हर कोई खुश था उनके लिए। तो यहाँ के सिवाय या के अलावा वाला, उसके अलावा हर कोई खुश था, तो यहां पे प्रेपोजिशन का सेंस है। वो बहुत जिद्दी है लेकिन वो दयालु है बड़े बूढ़ों के प्रति, तो यहां लेकिन का सेंस है, तो ये कंजंक्शन है। हर किसी ने उसे स्वीकार किया टाउन के अंदर सिवाय उसके या उसके अलावा, तो वहां सिवाय वाला सेंस है, तो ये प्रेपोजिशन है। हालांकि आपको मीनिंग से नहीं करना है, मैं बस आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं मीनिंग के थ्रू। अगर मीनिंग के थ्रू आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई तो आपको इस वाले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में ये समझ में आ रहा है कि बट प्रेपो है, इधर भी बट प्रेपो है, और प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें तो आपको 101% क्लियर है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हर आना चाहिए। इधर भी 101% क्लियर है कि बट प्रेपो है, तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, आपका हेम आना चाहिए। बट बच गए आपके ये दो वाले सेंटेंस जो कि मीनिंग से नहीं हो पाए। समझेगी नहीं, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि मीनिंग पता तो होना चाहिए बट मीनिंग से करना नहीं है, क्योंकि मीनिंग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो करना किससे है? करना है आपको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो कि बड़ी बेसिक सी बात है, और मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता और कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती। अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगी, अगर वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। दे बोथ हैव टू कम साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। इज दैट यस और नो? ठीक है जी, आ जाओ एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। शी इज वेरी टैलेंटेड। मैंने कहा इज आपकी वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। शी मिल गया, इनका कोटा पूरा। सिमिलरली यहाँ पे लैक, लैक्ड, लैक्ड, लैकिंग, लैक्स, ऐसा शब्द जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करे जिसकी 5 फॉर्म हो, वो आपका वर्ब है। तो वर्ब को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो यहाँ पे शी आना चाहिए। शी लैक्स कॉन्फिडेंस।
आ जाओ इसमें लगा के देख लेते हैं। एवरीबडी आपका स्टार्टिंग में आया है सब्जेक्ट बन के, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगी, उसके साथ नहीं लिखी है तो सेंटेंस में पीछे से चल के आना होता है, जो पीछे वाली वर्ब होती है वो इसी की होती है। तो मैं यहाँ से चल के आया, मुझे वॉज दिखाई दी तो ये आपकी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया है, बोलो हाँ, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया है। हैप्पी तो एडजेक्टिव होता है, हैप्पी मैन, हैप्पी पर्सन, है ना, हैप्पी बॉय, हैप्पी गर्ल, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, ये तो एडजेक्टिव होता है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है वर्ब से। फोर प्रेपो होता है और देम प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे शी बचा जो कि सब्जेक्टिव केस होता है वो यूज करते तो उसे एक और वर्ब चाहिए होती, सेंटेंस में तो और कोई वर्ब है ही नहीं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को तो ये वाली वर्ब मिल चुकी है, बाकी और कोई वर्ब बची नहीं। तो अगर आप सब्जेक्ट लिखते शी तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, चाहिए सॉरी, अगर आप लिखते शी तो उसे वर्ब नहीं चाहिए होती, तो वर्ब तो है ही नहीं ना, तो जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना था, तो प्रेपो के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और वैसे भी बता दिया। ये वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है कोटा पूरा। सिमिलरली ये वर्ब है तो वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये गलत, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये आपका सब्जेक्ट है, इधर ही आएगा। और एवरीवन आपका सब्जेक्ट है, साथ में ही वर्ब लिखी हुई है, एक्नॉलेज ईडी वाली फॉर्म है आपकी, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। किसको एक्नॉलेज किया? हर को। वर्ब के बाद ये तो ऑब्जेक्टिव केस है वर्ब का, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन आपका प्रेपो होता है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। अगर आप गलती से यहाँ पे ही लिख देते हैं तो उसे एक और वर्ब चाहिए होगी, वर्ब यहाँ पे है नहीं तो फिर सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ तो पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस था, और वैसे भी प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई। और रट मत लेना कि कंजंक्शन आया है तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट ही होगा, आप सब्जेक्ट वर्ब को पेयर में लगा के देखना, तभी आप लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ऐसे नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। तो एक बार बट के बाद शी है, एक बार बट के बाद हर है, एक बार बट के बाद ही है, एक बार बट के बाद हिम है, क्योंकि बट ड्यूल फंक्शन करता है। अब आप तैयार हो जाइए मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जितनी भी बातें मैंने बताई उन सबसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके जल्दी से मिस्टेक बताते चलिए। You said it was a formal party. It took she and I 20 minutes to get dressed, so we are not going to change into something casual. मैं काम करता हूं, जो आंसर है वो तो बता ही रहा हूं, सारे सब्जेक्ट वर्ब काउंट कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो you said, say sad, sad saying says वर्ब है, तो you उसका सब्जेक्ट है। यहां पे you said that होना चाहिए, बीच में कंजंक्शन आना चाहिए, वो लिखा नहीं है, अंडरस्टूड होता कभी कभी, जैसे आई वुड लाइक टू से आई लव यू, आई वुड लाइक टू से दैट आई लव यू, वो दैट कभी कभी नहीं लिखते, कंजंक्शन वहां अंडरस्टूड होता है, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन है तभी नया क्लोज शुरू हुआ है, जिसमें ये आपकी वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? यू सैड दैट इट वॉज अ फॉर्मल पार्टी, मैं बस सब्जेक्ट वर्ब काउंट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं देखना हमें। सिमिलरली टेक टुक टेकन आपकी वर्ब है और वर्ब को आपका सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो इट सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद किसको 20 मिनट्स लगे? उसको और मुझको 20 मिनट्स लगे, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आने चाहिए, तो शी आपका हर बनेगा और आई भी आपका मी बनेगा। वर्ब के बाद दो दो आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। आगे अगर मैं देखूं तो वी आपका सब्जेक्ट है और आर गोइंग उसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब होती है, उसका एक ही सब्जेक्ट है वी। She had seen him 3 years back. Did she recognize he? I think she did not. She did, but she tried to keep it casual because of the history that they share. तो had seen आपकी verb बन गई पेयर में, helping verb main verb मिला के, और she उसका subject बन गया। क्लियर भाई? seen whom, seen him, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, डिड शी रिकॉग्नाइज, ये इंटेरोगेशन में गया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे शी आपका सब्जेक्ट है और डिड हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉग्नाइज मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट, तो किसको रिकॉग्नाइज किया? उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज हुम, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना था, तो यहाँ तो हिम आएगा, ठीक है। आई थिंक शी डिड, तो थिंक आपकी फिर से वर्ब है, आई उसका सब्जेक्ट है। शी डिड, तो डिड आपकी फिर से वर्ब है, शी उसका सब्जेक्ट है। बट शी ट्राइड, फिर से ट्राइड आपकी वर्ब है, शी उसका सब्जेक्ट है।
should try to keep it. keep आपकी verb है, verb के बाद it जो है यहाँ पे objective case है. keep what? keep it casual because of the history that they share. फिर से they आपका subject है, जिसमें से share उसकी verb है. क्या समझ में आया सभी बच्चों को? पक्का? You are worried for nothing. The best sailors on this lake are you and me. We have been practicing on this same lake since our teenage years. तो you are worried में are जो है वो आपकी मेन वर्ब है और उसका सब्जेक्ट जो है वो you है. The best sailors on this lake are आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, तो उसका सब्जेक्ट है the best sailors. बोलो हाँ. बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं. तो यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन मी ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां आई आएगा. ठीक है. द बेस्ट सेलर्स ऑन दिस लेक आर यू एंड आई. अगले आगे देखेंगे. वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो हैव बीन प्रैक्टिसिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपकी वर्ब है, तो वी उसका सब्जेक्ट है. बाकी आपको बताइए. यहां पे मैं एक छोटी सी कहानी आपको और बताना चाहता हूं. जैसे आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बी फॉर्म के बाद जब मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आया, यू भी सब्जेक्ट है आई भी सब्जेक्ट है, तो इनकी वर्ब कहां है? सवाल पूछ सकते हैं आप, ये ध्यान समझना. आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ध्यान समझना. क्या बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है. बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है उसके बाद प्रोनाउन होता तो सब्जेक्टिव केस में होता, ये तो नाउन है, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. अच्छा नाउन होता जब प्रोनाउन होता वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता, ये बात तो आपको पता है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो बस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता. वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होता है. सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को वर्ब नहीं चाहिए होता, वो तो बस एक वर्ड है जो कि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है. तो ऐसे ही जब मैंने बोला ना कि इट्स मी था, तो उसको जब मैंने इट इज आई किया तो ये वर्ब था, ये आपका सब्जेक्ट था, और ये क्या है? ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है जिसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, वो बस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है. वो मैं हूं, इट्स आई, मैं हूं. तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ध्यान रखना, जो कि सब्जेक्ट को बस पूरा कर रहा है, इसको वर्ब नहीं चाहिए होती है. सिमिलरली बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, ये वर्ब है, उसका सब्जेक्ट सेलर्स है. तो मेन वर्ब का काम करती है तो लिंकिंग वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस तो आते हैं, बट वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं. आपको ध्यान है ना, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है. तो इस वाले में देखो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन है, इस वाले में देखो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्रोनाउन है. मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दो तीन शब्द बन सकते हैं. हम बस प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं, प्रोनाउन की. तो यहां पे ये जो यू और जो आई है ना, ये सब्जेक्टिव केस तो है, बट ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है. ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, इसलिए इनको वर्ब की जरूरत नहीं है. आप कंफ्यूज नहीं होना 1% भी. ठीक है जी. बताएंगे इसके अंदर क्या बनेगा. सबसे आसान है, बाय आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं. तो राखी तो नाउन है, उसको तो पता ही नहीं सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई का पता है, तो यहां मी आ जाएगा. म्यूरल वो ग्राफिटी आर्ट को बोलते हैं, वो जो आप देखते हैं स्प्रे से, है ना, दीवार के ऊपर आर्ट से बना देते हैं. वो गेम भी तो है सबवे सर्फर्स के, है ना, तो वो जो आर्ट बनाते हैं उसको म्यूरल बोलते हैं. वो ड्रॉ किया गया, तो वो ड्रोन आपकी पैसिव की वर्ब है एक्चुअल में, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, उसका सब्जेक्ट ये म्यूरल है. बाय प्रेपो, तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं. यू आपका फिर से सब्जेक्ट है और हैव उसकी वर्ब है. ठीक है जी. एन आउंस ऑफ क्रेडिट का मतलब थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं ले सकते, ये बोलना चाह रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी आर सजेस्टिंग, जस्ट गिव वी अ चांस बिफोर यू रिजेक्ट द आइडिया. आई एम नॉट सेइंग में एम और सेइंग आपकी वर्ब है मिला के, आई उसका सब्जेक्ट है. यू शुड एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, तो ये एक ही वर्ब है, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे ये यू है. वी आर सजेस्टिंग में ये आर सजेस्टिंग वर्ब है, वी उसका सब्जेक्ट है.
जस्ट गिव वी अ चांस, ये वर्ब से शुरुआत हो रही है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन होता है, आप लोग जानते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, जस्ट गिव अस अ चांस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। बिफोर यू रिजेक्ट द आइडिया, फिर से रिजेक्ट रिजेक्टेड आपकी वर्ब है तो यू उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। इट वॉज ही नॉट मी हु पुट फॉर द रिमार्केबल प्रोपोजिशन, इट वॉज ही नॉट मी, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद आप सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इधर है बट इधर नहीं है, इधर हटाओ आई लगाओ। वो था ना कि मैं था जिसने पुट फोर्थ किया, पुट फोर्थ का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट करना। क्या रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब गुड, बढ़िया, और प्रोपोजिशन का मतलब होता है आइडिया। तो वो था ना कि मैं था जिसने प्रेजेंट किया बहुत बढ़िया आइडिया। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन बोट अ प्रेजेंट टू दी पार्टी, एक्सेप्ट फॉर ये प्रेपोजिशन होता है बेटा, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन आई तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, आई सब्जेक्ट होता है तो मी बनाना पड़ेगा। एवरीवन बोट अ प्रेजेंट का मतलब ये आपकी वर्ब है, ब्रिंग ब्रोट, और एवरीवन उसका सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तो रटना नहीं है कि शुरू में आया है तो सब्जेक्ट ही होगा, या तो ऑब्जेक्ट आया, देखो कि इधर आएगा तो सब्जेक्ट होगा, उधर आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर बचपन से रट लेते हैं भाई। गलत नहीं है, बस ये रटना गलत है कि शुरू में आएगा तो सब्जेक्टिव केस ही होगा, यहां तो ऑब्जेक्टिव है भाई, समझ रहे हो ना? चलिए जी, आई होप आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी तो एकदम क्लियर हो गई है। टेबल में थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।